नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण चौधरी राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के लिए जनरल नॉलेज से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। वो टॉपिक है हमारा संविधान का निर्माण। हमने पिछले वीडियो के अंदर संविधान के इतिहास के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो के अंदर संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आप उसको समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना। मैं इसके अंदर जो भी बताऊंगा, जो भी चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँ वो समझनी है आपको। मेरे द्वारा कोई भी बताई गई सामग्री आपको रटनी नहीं है। मेरे द्वारा जो भी चीज़ समझाई जाती है वो आप समझने का प्रयास करोगे तो आपके अंदर वो स्थायी रूप से आपको याद रहेगी। चलो आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि राजस्थान पुलिस की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे इस वीडियो को आप अंत तक देखें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाई बहन इससे लाभान्वित हो सकें, और हमारी यूट्यूब चैनल राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और इनकी सदस्यता लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। धन्यवाद। आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, संविधान का निर्माण। तो दोस्तों इसको समझने की कोशिश करो कि मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मैं हमेशा बोर्ड के ऊपर कुछ पॉइंट्स पहले से लिख के रखता हूं क्योंकि इन पॉइंट्स के आधार पर इस पूरी टॉपिक को हम आराम से समझ सकते हैं। देखो, क्योंकि हमको आज समझना और आसान हो जाता है क्योंकि हमने संविधान का इतिहास पहले पढ़ लिया था। चलो आज जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिए हैं। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की बैठकें, उद्देश्य प्रस्ताव, प्रारूप समिति और संविधान की विशेषताएं, इन पर हम मुख्य रूप से बात करेंगे। तो मैं संविधान निर्माण की बात शुरू करूं तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत में एक संविधान बना। इस संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा ने किया था। भारत के संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा ने किया था। अब संविधान निर्मात्री सभा का सबसे पहले विचार जो आया था वो 1895 में आया था। 1895 में संविधान निर्मात्री सभा का सबसे पहले विचार आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन राजस्थान पुलिस की परीक्षा के अंदर आ सकता है कि संविधान निर्मात्री सभा का सबसे पहले विचार कब आया, तो वो विचार आया था 1895 में, और ये विचार हमारे स्वराज्य विधेयक के अंदर आया था। स्वराज्य विधेयक बाल गंगाधर तिलक ने तैयार किया था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वराज्य विधेयक किसने तैयार किया, तो स्वराज्य विधेयक बाल गंगाधर तिलक ने तैयार किया जो 1895 में बनकर तैयार हुआ, और उसके अंदर संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले आया था। उसके बाद में कैबिनेट मिशन भारत में आया और उनकी सिफारिश पर भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था। और भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था वो था जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। अब कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि उसके अंदर 3 सदस्य थे। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एपी अलेक्जेंडर। ये हमारी कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे जो ब्रिटेन से प्रधानमंत्री एटली ने इनको भारत में भेजा था। भारत की संविधान व्यवस्था को देखने के लिए कि भारत में किस प्रकार संविधान बन सकता है तथा भारत को आजाद करने के उद्देश्य से इन 3 लोगों की कमेटी को भारत में भेजा था, और इनकी सिफारिश पर हमारी संविधान सभा बनी जिन्होंने हमारे संविधान को बनाकर तैयार किया था। अब संविधान सभा का गठन कब हुआ था, वो गठन हुआ था 1946 में जुलाई माह के अंदर। वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। हमारी संविधान सभा का जो गठन हुआ था जिसमें कुल सदस्य थे 389।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। वो हुआ था जुलाई 1946 के अंदर। और संविधान सभा का गठन हुआ था, उसके अंदर कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। इनका चुनाव हुआ था, वो प्रणाली थी एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली से इनका चुनाव हुआ था। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के तहत, अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहो या अनुपातिक सिद्धांत के तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसके अंदर 389 सदस्य थे। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। 93 सदस्य अपनी विदेशी रियासतों से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो संविधान सभा का गठन हुआ वो किस प्रणाली के तहत हुआ? वो अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत इनका गठन हुआ था। अब ये 292 प्लस और ये 4 यानी देशी रियासतों को छोड़कर ये 296 सदस्य थे। इनमें से 211 सदस्य थे वो कांग्रेस के थे और 73 सदस्य थे वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे और बाकी बची 12 सीट खाली थी। बाकी बची 12 सीटें खाली थी। यानी ब्रिटिश प्रांत तथा चीफ कमिश्नर के जो 296 सदस्य थे उनमें से 211 कांग्रेस के थे और 73 थे मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ये संविधान सभा का इस प्रकार से गठन हो गया था। अब संविधान सभा के गठन के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के तहत संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की पहली बैठक। अब संविधान सभा का गठन हो गया और गठन के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और पहली बैठक के अंदर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और इसके अंदर मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में इनको चुना गया था और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये भी अपने कांस्टेबल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की किस बैठक से हमारी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो उसका आंसर होगा 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई उसके अंदर हमारे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और वो किन्हें चुना गया था? वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। अब संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। दूसरी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो दोस्तों ऐसे भी सवाल आ सकता है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? हाँ, अब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया था तो संविधान सभा की बाकी होने वाली सभी बैठकों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अब 13 दिसंबर 1946 का दिन एक और बात को लेकर प्रसिद्ध है, वो है उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के अंदर पेश किया था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस संविधान सभा की बैठक के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो उसका आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ऐसा प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने का तात्पर्य यह था कि हमारे संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित करना
कि हमारी संविधान सभा है ये क्यों बनी, इसके उद्देश्य इसमें परिभाषित किए गए थे सब हमारे उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर। और उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, वो हुआ था 22 जनवरी 1947। याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के अंदर रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा, और पास हुआ था वो था 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। और उद्देश्य प्रस्ताव था, उस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर भारत को संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत को संप्रभु गणराज्य कब घोषित किया गया, तो वो घोषित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, जब हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर भारत को संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर ही स्वतंत्र भारत के संविधान की आदर्शों की रूपरेखा थी, यानी कि हमारा देश आजाद हो गया है, अब जो संविधान बनेगा उसके क्या आदर्श होंगे और संविधान किस प्रकार बनेगा, उसकी पूरी रूपरेखा उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर निहित थी या उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर लिखी गई थी। और यही उद्देश्य प्रस्ताव थोड़ा रूप परिवर्तित करके भारत के संविधान की प्रस्तावना बना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बना, वही उद्देश्य प्रस्ताव ही था। हम भारत के लोग, भारत को जहाँ से जो स्टार्ट होता है हमारा प्रस्तावना, हमारी स्टार्ट प्रस्तावना है जो उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे है प्रारूप समिति। हमारे संविधान इंपॉर्टेंट है, संविधान निर्माण को लेकर वो प्रारूप समिति है। अब प्रारूप समिति क्यों इंपॉर्टेंट है कि संविधान निर्माण करने के अंदर संविधान सभा के अंदर बहुत सारी समितियां थी जिनको अलग अलग कार्य बांटा गया था, जैसे अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखने के लिए अल्पसंख्यक कमेटी, अब रियासतों की तरफ से रियासतों की प्रांतों की कमेटी, इस प्रकार संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो समिति बनी थी उसको कहते हैं प्रारूप समिति। और ये बनी थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर भी शॉर्टकट में कह सकते हैं, इनके अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और प्रारूप समिति ने हमारे संविधान के प्रारूप को तैयार किया था। और इस कमेटी के अंदर कुल 7 सदस्य थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सरल लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है कि संविधान के अंदर जो प्रारूप समिति थी संविधान सभा में, उसमें कुल कितने सदस्य थे, तो कुल सदस्य 7 थे। उनका गठन कब हुआ था ये भी आ सकता है, तो उनका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अब 7 सदस्य कौन थे उनका मैं आपको नाम बताऊं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनकी अध्यक्षता कर रहे थे, एन कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अय्यर, टी कृष्णामाचारी, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा एन माधव राय। ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के अंदर। और डॉक्टर KM मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे प्रारूप समिति के अंदर, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे डॉक्टर KM मुंशी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रारूप समिति के अंदर एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो वो थे डॉक्टर KM मुंशी। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमारी प्रारूप समिति ने क्या किया था कि हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब तृतीय वाचन संविधान का 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट किया था, तो हमारा संविधान का जो प्रारूप वो पेश किया था 14 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप पेश किया था, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये प्रस्ताव था जो प्रारूप संविधान का था उसके ऊपर प्रस्ताव था। और ये प्रस्ताव 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अंदर रखा गया, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया। संविधान का प्रारूप कब पारित हुआ, 26 नवंबर 1949 को, अर्थात इसमें संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसके अंदर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। आप सोच रहे होंगे 389 सदस्य थे, 284 ने हस्ताक्षर क्यों किया, तो मैं बताऊंगा कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया था, तो 90 सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा के अंदर चले गए थे, तो बाकी सदस्य बनते हैं 299 सदस्य अपनी संविधान सभा में बचे थे। तो बाकी कुछ सदस्य हमारी अनुपस्थिति के कारण 284 सदस्य ही संविधान सभा के अंदर उपस्थित थे, जिन्होंने हमारी संविधान सभा के अंदर रखे गए प्रारूप पर हस्ताक्षर किया था 26 नवंबर 1949 को, और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान था, लिखित संविधान था, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। अब बात करते हैं संविधान की विशेषताएं क्या थी। इस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा की बैठकें किस प्रकार हुई वो पढ़ा, फिर उद्देश्य प्रस्ताव लास्ट बैठक में, तीसरी बैठक में रखा गया, फिर प्रारूप समिति का क्या कार्य था, जो महत्वपूर्ण समिति है उसको हमने पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं कि संविधान की विशेषताएं क्या है। अब संविधान की विशेषताओं पर एक नजर डालें तो वो इस प्रकार है। संविधान की पहली विशेषता है वो है विशालतम और लिखित संविधान। विशालतम और लिखित संविधान हमारे देश का संविधान है जो विशाल संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल हैं, 8 अनुसूचियां हैं मूल संविधान में, वर्तमान में 12 हैं, और 22 हमारे संविधान के भाग हैं। बहुत विशाल संविधान है और हमारा संविधान पूरा संविधान लिखित संविधान है। चलो, ये था हमारा विशाल और लिखित संविधान। नंबर 2 हमारे संविधान की विशेषता है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारे संविधान के अंदर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई है। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी हमारा देश प्रभुत्व संपन्न है, अपने आप में सर्वोच्च है, किसी बाहरी शक्ति का हमारे देश के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता है हमारा देश समाजवादी देश है, यानी मजदूर और किसानों का हितों का, मजदूर और किसानों के हितों का बराबर ध्यान रखने वाला देश है। यहाँ पर सभी समाज बराबर हैं। और ये समाजवादी शब्द है, ये हमारे 42वें संविधान संशोधन, कौन सा 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर समाजवादी शब्द हमारी संविधान के प्रस्ताव के अंदर जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष को शब्द को हम धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं। हमारा देश किसी धर्म की स्पेशल सपोर्ट नहीं करता है, हमारे देश में सभी धर्म बराबर हैं, अपने धर्म की प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक धर्म किसी दूसरे धर्म को सता नहीं सकता और दुष्प्रचार नहीं किया जा सकता। ये शब्द पंथ निरपेक्ष शब्द भी हमारे संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था। इसके साथ एक और शब्द अखंडता भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर कब जोड़े गए, तो वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़े गए थे। तथा लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक यानी यह जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। यह जनता ही सरकार को चुनती है, जनता ही सरकार बनती है और जनता के लिए ही सरकार काम करती है। अर्थात हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। गणराज्य का मतलब यहाँ राष्ट्र प्रमुख है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत नहीं होकर निर्वाचित होता है। हमारे संविधान की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था। हमारे संविधान के अंदर एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था की बात कही गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो संघात्मक शासन व्यवस्था वो होती है कि हमारे केंद्र के अंदर भी सरकार है, राज्यों के अंदर भी सरकार है और लोकल एरिया है उनकी भी गवर्नमेंट है। कहने का मतलब हमारी सरकार है वो अलग अलग 3 स्तरों पर सरकार है, उनकी विषयों का बंटवारा किया गया है, शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं है, यानी संघात्मक व्यवस्था है। उनकी बात करें तो हमारा संविधान सर्वोच्च है, हमारी न्यायपालिका सर्वोच्च है, हमारा संविधान लिखित है, विषयों का बंटवारा किया गया है। ये हमारा इसका प्रूफ है कि हमारा देश की शासन व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है। और एकात्मक, संघात्मक होने के साथ हमारा संविधान बात करता है कि हमारे देश की शासन व्यवस्था एकात्मक भी है। एकात्मक कैसे बताऊं कि हमारे देश में केंद्र सरकार सर्वोच्च है। अब न्याय व्यवस्था वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है, उसमें सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और यहाँ पर कुछ विषयों के अंदर केंद्र को दिए गए हैं, जैसे अवशिष्ट विषय है, संवर्ती सूची के विषय है, महत्वपूर्ण विषय है वो केंद्र को दिए गए हैं। और संविधान हमारा एक है
और आपातकालीन जो प्रावधान है, इन सबको देखें तो हमारी एकात्मक शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। कहने का मतलब एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था की हमारा संविधान बात करता है। संविधान की चौथी विशेषता है वो हमारा संविधान कुछ कठोर और कुछ लचीला है। यानी कि संविधान के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको आसानी से सामान्य बहुमत से संसद के अंदर बिल पास करके हमारे संविधान के अंदर फेरबदल किया जा सकता है, या संविधान के अंदर कुछ प्रावधानों को बदला जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे संविधान के अंदर प्रावधान हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिनको बिल्कुल ही बदला नहीं जा सकता, या कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको एक विशेष बहुमत के द्वारा बदला जाता है। अर्थात हमारा संविधान कुछ लचीला कुछ कठोर है। तो आगे वाली संविधान की विशेषता देखें तो वह है संसदीय स्वरूप। हमारे संविधान की जो पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप का अर्थ होता है कि हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था की गई है। हमारी संसद की व्यवस्था वो इंग्लैंड की तरह है। हमारे यहाँ पर कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वो नाम मात्र का है, वहां पर सम्राट होता है, उसी तरह हमारे यहाँ पद है। और राष्ट्रपति के पास में नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, उनका वास्तविक प्रयोग मंत्री परिषद करती है जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से बनती है। उनका प्रधानमंत्री होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारी संसदीय व्यवस्था है, और ये संसदीय व्यवस्था केंद्र के अंदर भी है और राज्यों के अंदर भी है। उससे आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर हमारे जो संविधान की विशेषता है वो है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। हमारे संविधान के अंदर 6 मूल अधिकार है। मूल संविधान के अंदर 7 थी। एक संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। वो एक प्रतिबंधित अधिकार उसको बना दिया है। अब हमारे संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकार हैं। वो है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण विरुद्ध शिकायत का अधिकार। इन 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अंदर हमको दिए गए हैं, जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। 7वीं विशेषता की बात करें तो वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व है जो हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व को लागू करना सरकार के लिए बाध्यता तो नहीं है, लेकिन एक पवित्र कर्तव्य है। ये एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए हमारे संविधान के अंदर भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। उनका उद्देश्य है भारत के अंदर एक लोक कल्याणकारी राज्य या भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। हमारे संविधान की जो 8वीं विशेषता है वो है मौलिक कर्तव्य। ये मूल संविधान के अंदर तो नहीं थी, लेकिन इनको बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जो थे संविधान के अनुच्छेद 51 क। संविधान के अनुच्छेद 51 क ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर कब जोड़े गए, तो उसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और कहाँ जोड़े गए? अनुच्छेद 51 के अंदर जोड़े गए। जो मौलिक कर्तव्य कितने थे? वो थे 10। और एक मौलिक कर्तव्य बच्चों को शिक्षा के अधिकार का जो मौलिक कर्तव्य है ये 2010 के अंदर हमारे मूल कर्तव्य के अंदर जोड़ा गया। वो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। अब हमारे मौलिक कर्तव्य है वो कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। 9वीं जो संविधान की जो विशेषता है वो है एकहरी नागरिकता। हमारा संविधान हमको एक एकहरी नागरिकता देता है, अर्थात हम भारत के अंदर केवल भारत के नागरिक हैं, अर्थात ना कि किसी राज्य के नागरिक हैं। हम केवल भारत के नागरिक हैं और भारत के अंदर जो भी हमको सुविधाएं मिल रही हैं और उन्मुक्तियां मिल रही हैं वो सभी को समान मिल रही है या सबको समान मिलती है। यह प्रावधान हमारे संविधान के अंदर किया गया है। इस संविधान की खास विशेषता है वयस्क मताधिकार। ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करता है भारत को, यानी भारत के अंदर हर कोई वयस्क निर्वाचन के अंदर मतदान करने का अधिकार रखता है। निर्वाचन सरकार चुनने का जो होता है उसके अंदर भारत का हर वयस्क जो 18 वर्ष से ऊपर है, स्त्री हो या पुरुष,
उनको मत देने का अधिकार है और मत देकर अपनी सरकार चुनने का उसको पूरा अधिकार है। इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। 11वीं विशेषता है वो है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायालय। एकीकृत यानी हमारी न्याय व्यवस्था एकीकृत है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय है तथा नीचे उस जिला अदालतें और निचली अदालतें। अब सुप्रीम कोर्ट का काम है हमारे देश के संविधान की रक्षा करना, तो हमारे देश के संविधान का संरक्षक भी इसको कहा जाता है, और राज्य और केंद्र के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करना और लोगों के मौलिक अधिकारों का भी एक सजग प्रहरी है। तो हमारी एकीकृत व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और नीचे उच्च न्यायालय, राज्यों के अंदर जिलों के अंदर जिला अदालत और निचली अदालतें हैं। एकीकृत और स्वतंत्र न्याय व्यवस्था है। हमारी जो न्यायपालिका है वो पूरी की पूरी जुडिशरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधीन नहीं आती है, अर्थात हमारी न्याय व्यवस्था है वो एकदम स्वतंत्र है और निर्भय है। तो 12वीं संविधान की जो विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। हमारे देश का संविधान सर्वोच्च है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन सब से ऊपर है वो संविधान है, अर्थात ये सब संविधान के अंतर्गत आते हैं। संविधान की 13वीं विशेषता है वो है केंद्रोन्मुख संविधान। हमारा संविधान है उसके अंदर केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई है, अर्थात आपातकाल के अंदर केंद्र के आदेश चलता है। अवशिष्ट विषयों के ऊपर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती विषयों के जो कानून है उस विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून लागू होता है। महत्वपूर्ण विषय है डाक है, रेलवे है, संचार है, सुरक्षा है, विदेश है, ये सारे मामले केंद्र के पास रखे गए हैं। यानी कहने का मतलब हमारा केंद्रोन्मुख संविधान है, अर्थात केंद्र को मजबूत बनाता है। त्रिस्तरीय सरकार। हमारे संविधान के अंदर, ये मूल संविधान के अंदर तो व्यवस्था नहीं थी, पहले तो केवल केंद्र सरकार और राज्यों के अंदर राज्य सरकार का प्रावधान था, लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन, कौन से 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत हमारे देश के अंदर त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई। गांव के अंदर पंचायती राज, वो 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के अंदर उसको मान्यता दी गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 में हमारी पंचायती राज को लागू किया गया संवैधानिक रूप से, और 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में नगरीय स्वशासन की स्थापना की गई, अर्थात गांव में गांव की सरकार, नगरों में नगरों की सरकार। ये स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है वो 73 और 74 संविधान संशोधन 1992 के तहत की गई। और 73वें संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज की व्यवस्था की गई उसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो नगरीय स्वशासन की व्यवस्था की गई उसको 12वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया। ये है हमारी त्रिस्तरीय सरकार। और 15वीं जो हमारे संविधान की जो विशेषता है वो है हमारे संविधान की विशेषता, हमारा संविधान के स्रोत। हमारे संविधान के स्रोत हैं वो बहुत विशाल हैं और अलग अलग जगह से हैं। हमारा संविधान अनेक देशों के संविधान को पढ़कर तैयार किया गया है। मैं बताऊं तो अलग अलग देशों के संविधान को पढ़कर वहां से अच्छी अच्छी बातें ली गई है, यानी मलाई ली गई है हमारे देश के संविधान में। अब देखो अमेरिका के संविधान से हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार लिए गए, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान लिया गया, न्यायपालिका का स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान लिया गया अमेरिका से। अब ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई, बहुमत के आधार पर जीत का जो फैसला करते हैं ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और विधायिका के अंदर अध्यक्ष का प्रावधान है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया ही ब्रिटेन के संविधान से ली गई, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो बेस्ट है, जो सेट हो रहा है कानून, वो अलग अलग देशों के संविधान से पढ़कर हमारे यहाँ लागू कर दिया गया। अब आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया वहां से ली गई आयरलैंड से। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए, रूस के देश के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए। जर्मनी के संविधान से हमारे यहाँ पर आपातकालीन प्रावधानों की जो व्यवस्था वो जर्मनी के संविधान से लिया गया। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से
संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यहाँ पर जो अवशिष्ट विषयों का समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से अवशिष्ट विषयों का प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिया गया। और कनाडा के संविधान से अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है जो भारत की, अर्थात भारत का केंद्र तो मजबूत है ही, उसके साथ साथ राज्यों को भी पावर दिया गया है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और विशेषकर राज्यपाल का पद वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अर्थात अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़कर हमारे देश का संविधान तैयार किए गए हैं। उसके अलावा हमारे देश के हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि अलग अलग जो अधिनियम बने थे ब्रिटिश शासन के दौरान, उनके अंदर से भी पढ़कर हमारे देश के संविधान को बनाया गया है। जो 1935 के अंदर भारत शासन अधिनियम बना था, उनके बहुत सारे प्रावधान भी हमारे संविधान के अंदर लिए गए हैं। अर्थात हमारे भारत देश का संविधान विशाल और बहुत बड़ा संविधान है। तो आप ये समझने की कोशिश करना, बिल्कुल भी मत रखना, और आपको बस इतना ही समझना है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, और इसके अंदर कौन कौन सदस्य थे, कितने थे, उनका चुनाव कैसे हुआ। फिर देखना है कि संविधान सभा की कितनी बैठक हुई, पहली बैठक कब हुई, कौन अध्यक्ष थे, दूसरी बैठक कब हुई, कौन अध्यक्ष थे, तीसरी बैठक कब हुई, कौन अध्यक्ष थे, और क्या प्रस्ताव लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव था, तो उद्देश्य प्रस्ताव कब संविधान सभा के अंदर रखा गया, कब वो उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ, उसके अंदर क्या लिखा गया था। प्रारूप समिति थी जो 7 समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण थी, तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, इसने कब संविधान का प्रारूप कंप्लीट तैयार किया, कौन कौन सदस्य आते थे, कौन उनकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद संविधान की विशेषताएं पढ़नी है। तो संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, जो हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है। लिखित संविधान है, विशाल संविधान है, इसमें मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, एकरी नागरिकता है, उस लचीला है, कठोर है, संघात्मक है, एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करता है, संसदीय शासन व्यवस्था की ये बात करता है, ये सर्वोच्च संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। जितने भी इसकी विशेषता हैं, उन विशेषताओं को केवल और केवल समझने की कोशिश करना है, रटने की नहीं। दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। पिछली वीडियो के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे, आपने कमेंट के अंदर जवाब भी दिए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने जवाब नहीं दिए थे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो रही है तो आप वीडियो को पूरा देखें और हमारे जो प्रश्न हैं उनके जवाब जरूर कमेंट के अंदर बताएं। और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताओ। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित हो, BSTC से संबंधित हो, या अन्य हमारे जनरल नॉलेज से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो या टॉपिक से संबंधित हो, कमेंट के अंदर आप जरूर जरूर पूछा करें, जरूर बताएं। और जो पिछले प्रश्न मैंने आपको पूछे थे, पहला प्रश्न था उनमें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। ब्रिटिश शासन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो उसका उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1984। वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे वायसराय थे, अर्थात गवर्नर जनरल थे, उनके शासनकाल में। दूसरा क्वेश्चन था, गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय कब किया गया। गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत किया गया। किस वायसराय को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंदर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया था, इसलिए लॉर्ड मिंटो को पृथक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ये हमारे 4 क्वेश्चन थे, उनके उत्तर इस प्रकार थे। और अब आज के जो हमारा टॉपिक था संविधान का निर्माण, इसको लेकर 6 क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को जो अंत तक देखेंगे वो उसका आंसर जरूर देंगे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जरूर इन प्रश्नों के आंसर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कब आया था। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कब आया था। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारूप समिति का एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन था। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन था।
क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा में तृतीय वाचन कब शुरू हुआ? संविधान सभा में तृतीय वाचन कब शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में या संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के तहत समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया? या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में कब शामिल किए गए? क्वेश्चन नंबर 6, संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान से कब हटाया गया, अर्थात मौलिक अधिकारों से कब हटाया गया? अर्थात मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? यह हमारे क्वेश्चन है, उसके आप उत्तर कमेंट के अंदर जरूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।